और अब बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की, जहां पहली खबर पीएम की रैली की है। पीएम मोदी आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रचार की शुरुआत महाराष्ट्र के लातूर से होगी, जहां पर पीएम मोदी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ लगभग 2 साल बाद मंच साझा करेंगे। पीएम महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 3 राज्यों में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। शाह तेलंगाना, नागपुर और ओडिशा में चुनावी सभा करेंगे। तो वही बात राहुल गांधी की करें तो राहुल भी आज 3 राज्यों में चुनावी जनसभा करेंगे। राहुल असम, बिहार और ओडिशा में रैली करेंगे। तो वही नजर डालें प्रदेश की हलचल पर, तो आज नामांकन का आखिरी दिन है, जिसके तहत सीएम गहलोत के बेटे यानी कि वैभव गहलोत आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। तो ये 4 प्रमुख खबरें जिस पर न्यूज 18 अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल अफवाह हटाने के वादे पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने का मतलब जवानों को फांसी पर लटकाने जैसा है। वो इस एक्ट को किसी कीमत पर हटने नहीं देंगे। आप आफ्स्पा को कैसे देखते हैं? क्या कोई एक टाइम बाउंड वे में उसको वो किया जाएगा? देश में पहले ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए कि आफ्स्पा की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हमने अरुणाचल में परिस्थिति पैदा की तो कुछ जिलों से हमने हटाया, हमने कुछ राज्यों में से हटाया। 1980 के बाद पहली बार हटाने का काम हमने किया है, लेकिन कानून को तो बनाए रखा है। सरकार के पास हथियार तो होना ही चाहिए ताकि जवानों को एक सुरक्षा मिले, तब जवान मोरली लड़ सके। और जम्मू कश्मीर में से हटाने का मतलब होता है कि हमने हमारे जवानों को फांसी के तख्त पर लटका देना। मैं देश के जवानों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आफ्स्पा को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं। तो देश की सेना के जवान को इस प्रकार से निहत्थे करना क्या शोभा देता है क्या? और भारत की सेना पीस कीपिंग फोर्स में भारत के सुरक्षा बल के जवान जाते हैं। जब से पीस कीपिंग फोर्स बना है तब से जाते हैं, और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर भेजने वालों में हिंदुस्तान है। लेकिन अनुभव ये आया है कि इतने सालों में सारे दुनिया में भारत की सेना के लोगों की डिसिप्लिन, ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण, इसकी भरचक सराहना होती रही है। बड़ा गौरवगान होता रहा है। आज हमारे ही देश के एक दल जो 50-60 साल तक सरकार चलाता रहा, वो आज इस प्रकार की भाषा बोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सहारनपुर में मुसलमानों से वोट मांगने पर मायावती पर तंज कसा। पीएम ने कहा कि लगातार मिल रही हार से मायावती बौखला गई है। पीएम ने कहा, मायावती की सियासत पर सेकुलरिज्म का झंडा ढोने वाले चुप क्यों बैठे हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही अपील किसी ने हिंदू वोटरों से की होती तो फिर हंगामा खड़ा किया जाता। हालांकि पीएम मोदी ने इस पूरे मामले को इलेक्शन कमीशन का मामला करार दिया। आपको बता दें कि यूपी के देवबंद में रविवार को महागठबंधन की संयुक्त रैली में बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि मायावती ने मुसलमानों को बार बार सचेत करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में वो अपने वोट को बंटने नहीं दे। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वे बीजेपी को टक्कर दे पाए। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गई। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है। लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती
तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात। और आपसे भी मेरा आग्रह कि ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेकुलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची? क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकाबी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का यह पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। आज 9 अप्रैल है और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, जहां पर जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे। वैभव सुबह 11 बजे नामांकन सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। उधर दोपहर 3 बजे अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुंझुनवाला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज नामांकन का आखिरी दिन है, 9 अप्रैल है और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे यानी कि वैभव गहलोत आज अपना आखिरी दिन नामांकन दाखिल करेंगे और साथ ही जनसभा को संबोधित करने का शेड्यूल भी वैभव गहलोत का रहने वाला है। समय सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें उनके पिताजी यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम भी सचिन पायलट मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रभारी अविनाश पांडे, मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। और 3 बजे अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुंझुनवाला नामांकन दाखिल करेंगे। जैसा कि आपको बता दें कि प्रदेश में पहले चरण के चुनाव 29 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर होने हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज सीएम के बेटे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट का दावा है कि एनडीए का वक्त खत्म हो चुका है, अब यूपीए 3 का आगाज होने वाला है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में राजनीति में पायलट ने राजस्थान से ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा जताया। बीजेपी पर पायलट ने वार किया तो कांग्रेस से अलग चुनाव लड़ रहे विपक्ष के दलों से साथ आने की अपील की। सचिन पायलट की राजनीति 2019 महाभारत पर सचिन की बेबाक राय। बीजेपी का वक्त खत्म, यूपीए 3 का आगाज। सब बढ़िया होगा। 23 मई को एनडीए सत्ता में नहीं रहेगी, नई सरकार बनेगी। कौन किसके साथ आएगा भी कहना बहुत जल्दी है। राजस्थान के युवा कर्मठ और जोशीले डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में कांग्रेस की रणनीति का खुलासा किया। महासमर के मुद्दों की बात की तो बीजेपी पर सियासी वार भी किया। 5 साल से ज्यादा वक्त से राजस्थान की ढानी में कांग्रेस को मजबूत करने वाले राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने सीधा ऐलान कर दिया कि बीजेपी का वक्त जा रहा है और यूपीए का वक्त आने वाला है। करता हूं क्योंकि जनता जनार्दन है, अल्टीमेटली वही तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए 3 उसका गठन होगा। 23 मई को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो दल चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा बहुमत आएगा और नई सरकार हम लोग बनाएंगे। सब बढ़िया होगा। 23 मई को एनडीए सत्ता में नहीं रहेगी, नई सरकार बनेगी। कौन किसके साथ आएगा भी कहना बहुत जल्दी है। बीजेपी की राजनीति पर पायलट का वार जारी रहा। पायलट ने बीजेपी के सिद्धांत विहीन सियासत पर सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी का विरोध करने वाला देशद्रोही हो जाता है, लेकिन गुनाह करने वाला भी अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो उसके सारे दाग धुल जाते हैं। भाजपा के समर्थन में लोग हैं, वो चाहे कुछ भी कर लें देश में, उन पे जांच नहीं होती, उन पे इन्वेस्टिगेशंस नहीं होते, उनके छापे नहीं पड़ते हैं। और अगर आप भाजपा के विरोध में हो, संदिग्ध हो, आप भाजपा के पास आ जाओगे तो वो गंगा जल छिड़क के आपको पवित्र कर देंगे, फिर आपकी कोई जांच नहीं होगी। ऐसा बहुत हुआ है। बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां जिन लोगों ने भाजपा का विरोध किया, भाजपा ने बहुत बुला भरा कहा, जैसे ही वो भाजपा के पाले में आ गए
वो बिल्कुल साफ छवि के हो गए। राजस्थान सरकार के कामकाज के आधार पर पायलट को पूरा भरोसा है कि अब की बार केंद्र में यूपीए की सरकार ही बनेगी। वहीं सचिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी के फैलाए भ्रम को लेकर भी जनता को आगाह करते हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस ने आपसपा की समीक्षा की बात कही है, हटाने की नहीं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहां पर हम लोगों ने कहा था कि जो एक्ट केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व से हटा दिया है एस्पा का, उस एक्ट को हम रिव्यू कर सकते हैं। बीजेपी को हराने के साथ ही पायलट का दावा है कि राहुल के विजन से कांग्रेस मजबूत हो रही है और 23 मई के चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष के सभी दल एक साथ मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। संजय तिवारी, न्यूज 18 नेटवर्क। दिल्ली के बीकानेर हाउस में कमर्शियल एक्टिविटी बंद होगी। ये बड़ा फैसला सीएस डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। उन्होंने बताया कि बीकानेर हाउस को कमर्शियल एक्टिविटी से मुक्त किया जाएगा, लेकिन कल्चरल एक्टिविटी जारी रहेगी। तो दिल्ली के बीकानेर हाउस में कमर्शियल एक्टिविटी अब बंद होगी। बीकानेर हाउस की बात है, उसको भी हम किसी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में नहीं करके कल्चर और आर्ट से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर ही काम को रखना चाहेंगे। लेकिन साथ साथ इसके पीछे एक मतलब अहम बिंदु ये आता है कि पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, इनके रूटीन मेंटेनेंस का बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो वो अगर हम पूरी तरह से उसका भार नॉर्मल बजट पे डाल देंगे तो वो बार बार उसको जुटाना मुश्किल काम है और वो सफ़र करेगा उसका मेंटेनेंस। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर सीआईएसएफ जवानों का हाई जोश देखने को मिला। जवानों का हैरत अंगेज करतब देख राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों ने जमकर तालियां बजाई और उनकी हौसला अफजाई की। देश का उद्यम हो या धरोहर, उसके ये रक्षक है। वतन की दौलत शान, जहां पर उसके ये रक्षक है। अदम्य साहस का दूसरा नाम, भरोसे का दूसरा नाम, देश के अंदर दुश्मनों से हिफाजत करने वाला सीआईएसएफ देशवासियों की सुरक्षा के लिए हर पल चौकस रहते हैं, 24 घंटे मुस्तैद। ऐसे में इनके तनाव को कम करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों के लिए सीआईएसएफ इवनिंग विद राजस्थान रॉयल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान रॉयल के कप्तान अजिंक्य रहाणे और टीम के बाकी साथी मौजूद रहे। राजस्थान रॉयल के सीआईएसएफ कैंप में पहुंचने के बाद जवानों ने खिलाड़ियों को वॉर से जुड़ी करतब जमकर दिखाए। खिलाड़ियों ने जवानों के हैरत अंगेज करतब पर जमकर तालियां बजाई कि आप लोग असली हीरो हो इस देश के। आप लोगों को मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा फेम मिलना चाहिए और मैंने हमेशा से बिलीव किया है कि आप लोग ही पूरी इंडिया को, पूरी वर्ल्ड को आप इंस्पायर करते हो। अपने बीच क्रिकेट के महारथियों को देख सीआईएसएफ के जवानों का हौसला तो बढ़ा ही, साथ ही खिलाड़ियों से मोटिवेशन भी मिला। एक अच्छी टीम को लेके बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग हमारी रिक्वेस्ट पर, सीआईएसएफ की रिक्वेस्ट पर यहाँ पर आए और उन्होंने हम सब जो हमारे जितने जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको मोटिवेशनल स्पीचेस दी और सबका एक तरह से हौसला बढ़ाया और हमारे भी सब लोग यहाँ उनको अपने बीच में पाकर बहुत खुश हुए। मैं राजस्थान रॉयल्स टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए आज हमारे जवानों के बीच में इंटरेक्शन के लिए आए और हमारे जवानों को मोटिवेट किया। जरूरत है आगे भी जवानों और खिलाड़ियों के बीच इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की, ताकि जवानों को मोटिवेशन तो मिले ही, उनका हौसला भी बढ़े। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट।